गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तो गुड आफ्टरनून है, लेकिन हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम लोग पहले बार किसी से मिलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। चलिए, हम लोगों ने पढ़ रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। और आज हम लोग को पढ़ना है लंग्स, और लंग्स को हम लोग क्या कर लेंगे? ख़त्म। तो ज़रा हम स्टार्ट करते हैं किससे? लंग्स से। लंग्स या लंग्स को ध्यान दे तो लंग्स से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या? जैसे कि स्टडी ऑफ लंग्स। स्टडी ऑफ लंग्स को क्या बोला जाता है? तो स्टडी ऑफ लंग्स को हम लोग बोलते हैं पल्मोनोलॉजी। क्योंकि जहां भी पल्मोनरी आर्टरी हो या पल्मोनरी वेन हो, तो मैंने बताया था कि द टर्म पल्मोनो इज रिलेटेड टू व्हाट? लंग्स। ये ध्यान रखिएगा कि जहां भी पल्मोनो टर्म दिख जाए आपको, तो किससे रिलेटेड है? लंग्स से रिलेटेड है। ये सब कुछ ट्रिक है जिसे हमको याद करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं? पल्मोनोलॉजी। क्लियर है? मीन्स द स्टडी ऑफ लंग्स इज नोन एज पल्मोनोलॉजी। अब पूछता है कि इसका नेचुरल कलर क्या है लंग्स का, मतलब बिना सिगरेट विक्रेट का पिए हुए इसका नेचुरल कलर कैसा होता है? तो याद रखिएगा, नेचुरल कलर जो होता है लंग्स का, क्वेश्चन आया भी है, मैंने देखा था एक सेट में। नेचुरल कलर उसका होता है पिंक। कैसा होता है? पिंक कलर का। क्लियर है? अब बात आती है कि एक क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ, जरा ध्यान देंगे। हम लोग के बॉडी में दो लंग्स पाए जाते हैं, ये पता है, रिब केस के अंदर, ठीक है। हमारे 12 पेयर ऑफ रिब केस पाए जाते हैं, ये मैंने पढ़ा चुका हूँ, पीछे वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। बात आती है कि ये दोनों लंग्स का जो साइज होता है, क्या सेम होता है या नहीं? अगर आप लोग जानते हैं कि सेम होता है तो आप गलत जान रहे हैं। मतलब दोनों लंग्स का जो है ना, साइज जो है ना, अलग अलग होता है। देखिए, समझते हैं ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है कि दोनों लंग्स का साइज जो होता है सेम नहीं होता है। इस बात को समझते हैं। हमारे बॉडी में कितने लंग्स हैं? 2। बताइए सबको। जो हमारा लेफ्ट वाला लंग होता है ना, वो छोटा होता है। जरा समझते हैं ऐसा क्यों छोटा होता है। कौन सा? लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग्स जो है, ये क्या होता है? छोटा होता है। क्यों होता है? जरा ध्यान समझिएगा। क्योंकि जब मैं लेफ्ट लंग्स को देखा, हम लोगों ने मतलब जब स्टडी किया, स्टडी ऑफ लंग्स इज नोन एज व्हाट? पल्मोनोलॉजी। तो देखा कि यहाँ पे एक नॉच सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। नॉच, नॉच लाइक स्ट्रक्चर। ये दिख रहा है, ये नॉच। इसी को हमने बोल दिया कार्डियक नॉच। इसे हम लोग क्या बोल दिए? कार्डियक नॉच। आप लोग को पता होगा कि कार्डियक टर्म इज रिलेटेड टू व्हाट? हार्ट। जहां भी आपको कार्डियक टर्म दिख जाए, वो किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। अब होती क्या है, यहीं पे तो हमारा हार्ट पाया जाता है। यहीं पर हमारा क्या होता है? ह्यूमन हार्ट। यहीं पे क्या होता है? ह्यूमन हार्ट। तो एक बात बताइए आप लोग, क्या लेफ्ट लंग जो है छोटा होगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल होगा। अब बात आती है कि इसका वेट कितना होता है। तो लंग्स के वेट के बारे में भी हम लोग स्टडी कर लें। जो लंग्स का वेट होता है जनरली, ये होता है 1.3 टू 1.5 केजी। क्लियर है? 1.3 टू लेकर के 1.5 केजी। अगर इसका शेप पूछ लिया जाए, शेप कैसा है, तो आप बोल दीजिएगा स्पॉन्जी। स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्ज। और स्पॉन्ज देखे ना, गद्दा, उसी टाइप से होता है स्पॉन्ज। आप प्रचार भी देखते होंगे कि जब आप अपने जो सिगरेट पीते हो अपने लंग्स को गाड़ेंगे तो एक काला सा टार मिलेगा। तो वही है, इसीलिए सिगरेट हमें नहीं पीना है। समझ में आ गया? अब हम लोग लंग्स के बेसिकली स्टडी करते हैं कि ये कैसे होते हैं। देखिए, मैंने दो चीज़ पढ़ लिया था। एक हम लोग नोच के बारे में पढ़ लिया था, और हम लोगों ने विंड पाइप के बारे में पढ़ लिया था। अब विंड पाइप से ये ट्रैकिया के थ्रू, ध्यान दीजिएगा, ये हवा कहाँ पे जाएगा? लंग्स में। कहाँ पे जाएगा? लंग्स में। देखिए, यहाँ से दो ब्रांच डिवाइड हो जाता है। ये जो विंड पाइप है, ये दो भाग में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक यहाँ पे हमारा लंग्स है, और एक यहाँ पे हमारा लंग्स है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब जरा ध्यान देते हैं। ये जो स्पेस दिख रहा है, इसके बीच में स्पेस, खाली जगह दिख रहा है, इस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग जानते हैं आप लोग? नहीं भी जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। इसे बोलते हैं मेडिस्टेनियम। इसे बोलते हैं हम लोग मेडिस्टेनियम। मेडिस्टेनियम। क्लियर है? मेडिस्टेनियम।
ये जो जगह है ना लंग्स के बीच में, इसी को मेडिस्टेनियम बोलते हैं। अब बात आती है कि ये लंग्स लटका हुआ रहता है या किसी चीज पर रेस्ट करता है। तो याद रखिएगा, एक लंग्स एक चीज पे रेस्ट करता है, इसी पे बैठा हुआ होता है लंग्स, जिसे हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम। दिस इज व्हाट? अ डायफ्राम। क्लियर है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। और मैंने बताया था कि लेफ्ट में यहाँ पे क्या पाया जाता है? कार्डियक नॉच। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डियक नॉच। क्लियर है? और यहीं पे क्या पाए जाते हैं? हार्ट पाए जाते हैं। क्लियर है? अब बात आती है, देखिए जो प्राइमरी डिवीजन हुआ, देखिए यहाँ से ये दिख रहा है आपको? ये जो मेन पाइप था, विंड पाइप, ये दो भाग में डिवाइड हो गया, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गए। आप देखें ध्यान से, तो एक ब्रांच लेफ्ट लंग में चला गया और एक कहाँ पे चला गया? राइट लंग्स में। क्लियर है? जो दो ब्रांचेस में डिवाइड हुए, जो ये विंड पाइप या लैरिंग्स भी बोल देते हैं हम लोग, या ट्रैकिया ही बोल दीजिए ज़्यादा अच्छा। जो ट्रैकिया जो दो भाग में डिवाइड हो गया, इसे हम लोग ब्रोंकी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकी। क्लियर है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकी। यहाँ तक कोई परेशानी? अब ये जो ब्रोंकी भी जो है ना, फर्दर बहुत सारे पतले पतले ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं दोनों लंग्स में। ये ब्रोंकी जो है फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं क्या है? किसी को पता है? नहीं जानते तो जान लीजिए। इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स। दिस इज नोन एज व्हाट? ब्रोंक्यूल्स। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अब ध्यान देंगे कि ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ये फर्दर एक छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर देखे हुए होंगे, इसी से एयर का एक्सचेंज होता है। ये जनरली करता क्या? सरफेस एरिया को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। और जैसे ही सरफेस एरिया को इंक्रीज करिएगा, तो कोई भी चीज जो भी एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगा? अच्छे से हो पाएंगे। जैसे आप बचपन में दो टर्म पढ़े होंगे, एक एब्जॉर्प्शन और एक एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जो जनरली होता है, एडजॉर्प्शन नॉट एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन जो होता है जनरली वो सरफेस फिनोमेना। तो एक बात बताइएगा, सरफेस फिनोमेना जब ज़्यादा कराना है, मतलब सरफेस फिनोमेना है, तो हमें लार्ज सरफेस एरिया चाहिए कि नहीं? जैसे कि लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ पंपकिन। पंपकिन को हम लोग कट करके सब्जी बनाते हैं, वेजिटेबल्स बनाते हैं कि नहीं? रीजन है ये, क्योंकि सरफेस एरिया कट करने पर क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और सरफेस एरिया कट करने पर बड़ा हो गया तो फूड आसानी से पक जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसी प्रकार से ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्वियोली। इसी को क्या बोलते हैं? एल्वियोली। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि एल्वियोली का शेप पूछ दे आपको कि कैसा होता है, तो याद रखिएगा एल्वियोली का जो शेप होता है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर। आप बोल सकते हैं अंगूर की तरह, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर। कैसा? ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है? या इसी को हम लोग एल्वियोली को एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं सेल ऑफ लंग्स। इसे आप लोग बोल सकते हैं सेल ऑफ व्हाट? लंग्स। क्लियर है? हाँ, अगर पूछ ले कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, हम लोग नेफ्रॉन को बोलते हैं। उसी प्रकार से ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन को बोलते हैं। अगर आपसे कल होकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आप लोग आसानी से बोल दीजिएगा दैट इज व्हाट? एल्वियोली। क्लियर है? इसे मैं लिखवा भी दूंगा। उसके बाद एक टॉपिक हम लोग को और डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स लिखने के बाद, कि कैसे ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है हमारे बॉडी में, हाउ द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस बाय आवर लंग्स। चलिए तो देखते हैं कैसे होता है। पहले हम लोग कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जो कि चीज़ याद रहना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट को भी क्या करेंगे? समझ लेंगे। चलिए देखते हैं, ध्यान से कुछ पॉइंट लिखते हैं। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं और समझते हैं चीज़ों को। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे कि प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया लिखा है, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकाई लिखा है। उसके बाद मैंने लिखा है थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकी एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, जरा ध्यान देंगे। पीछे हम लोगों ने पढ़ा ये ट्रैकिया, ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो गया दो पार्ट में, जिसे हम लोग क्या बोले थे। तो ये क्वेश्चन पहला ये लिखा हुआ है कि प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया। देखिए ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया, इसका प्राइमरी डिवीजन क्या कहलाया था?
बताइए, अभी मैंने पीछे पढ़ा चुका था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया को ब्रोंकी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ब्रोंकी लिख दूं। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगी एग्जाम में कि अगर प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रैकिया किसे बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा, ब्रोंकी। अब चलिए ध्यान से समझिए। अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझने में आप लोग को आसानी हो। ये ब्रोंकी जो है फर्दर डिवाइड होता है, मैंने ये बताया था कि ब्रोंकी जो है बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, देखे थे आप लोगों ने। तो ये एक बात बताइए, ये ट्रैकिया का सेकेंडरी डिवीजन हुआ कि नहीं। देखिए ट्रैकिया पहले डिवाइड होकर के ब्रोंकी बना और उसके बाद में क्या बना, उसके बाद में सेकेंडरी डिवीजन हुआ। ये प्राइमरी डिवीजन हुआ, दिस इज व्हाट प्राइमरी डिवीजन, और ये क्या हो गया, सेकेंडरी डिवीजन। और हम लोग ध्यान से देखें तो ब्रोंकी का तो ये प्राइमरी डिवीजन हुआ, ब्रोंकी का ये प्राइमरी डिवीजन हुआ। तो वही मैं लिखा हूँ, सेकेंडरी डिवीजन ऑफ व्हाट, ट्रैकिया, एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकी। ये ब्रोंकी जो था इसका प्राइमरी डिवीजन, ये क्या कहलाता है, अभी मैंने बताया था, आप लोग बता सकते हैं, बता पाइएगा कि नहीं, टाइम दे। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। टाइम देने का क्या फायदा, ये तो लाइव क्लास चल ही नहीं रहा है, इसीलिए बोलते हैं इसको ब्रोंक्यूल्स। क्लियर है। अब बात आती है कि थर्ड डिवीजन, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रैकिया एंड सेकेंडरी डिवीजन ऑफ ब्रोंकी एंड प्राइमरी डिवीजन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, जरा ध्यान देंगे। अब मैंने बताया था कि ये फर्दर इस तरह से डिवाइड होकर के सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि नहीं, सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो हम एक तरह से ध्यान से देखें तो ट्रैकिया का ये फर्स्ट डिवीजन क्या हुआ, ब्रोंकी, सेकंड डिवीजन क्या हुआ, ब्रोंकियोस, तो और थर्ड डिवीजन हम लोग क्या बोल सकते हैं, थर्ड डिवीजन क्या बोलेंगे, एल्वियोली। ठीक है। और उसी तरह से देखें तो ब्रोंकी का कैसा डिवीजन होगा, सेकेंडरी डिवीजन होगा, वही लिखा मैंने। और प्राइमरी डिवीजन किसका होगा, ब्रोंकियोल्स का, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट कैसे होता है। तो टॉपिक डालते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट। देखिएगा जरा ध्यान समझने की कोशिश करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट, बहुत आसान सा टॉपिक है, आप लोग ऐसे ही तेज से समझ जाइएगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात है ही नहीं। जरा ध्यान से देखते हैं, मैं आपको पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं दिस इज आवर हार्ट, मान लीजिए हमारा हार्ट है, फिगर पे ना जाए, कॉन्सेप्ट को समझो। ये वॉल है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि हार्ट में हमारे 4 चेम्बर्स पाए जाते हैं, मैं पढ़ाऊंगा डिटेल्स में भी, ये हुआ नहीं है। ये हमारा लंग्स है, मैं एक ऐसे ही ब्लॉक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा बात को ध्यान से समझिएगा। इसे हम लोग बोलते हैं राइट ऑरिकल, क्लियर है। इसे हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, ये भी क्लियर है। इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसे हम लोग बोलते हैं दिस इज लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, जो भी ब्लड, हम लोग को पता है कि इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है CO2, और दिस साइड क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। क्लियर है। अब एक बात बताइएगा, तो ये जो लेफ्ट ऑरिकल से ये एक वेन के थ्रू, जिस वेन का नाम क्या है, पल्मोनरी वेन, क्या नाम है, पल्मोनरी वेन। ठीक है। अब पल्मोनरी वेन में बताइए तो कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन हम लोग तो पढ़े हैं कि वेन जो है जनरली कौन सा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कुछ नहीं, इसको मैं कॉन्सेप्ट से भी समझा दूंगा जब मैं हार्ट डिस्कस करूंगा कि क्यों पल्मोनरी वेन, क्योंकि हम लोग वेन का रियल डेफिनेशन पढ़ते ही नहीं है, इसीलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। वेन का रियल डेफिनेशन बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि पल्मोनरी वेन ही क्यों ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इसके लिए आपको बने हुए रहना पड़ेगा मेरे चैनल के साथ, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से ये जो ब्लड निकला, ये गया लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद कोई भी लंग्स में काम क्या है, प्यूरिफिकेशन का। तो प्यूरिफाई किसको करेगा, ये CO2 को ही तो प्यूरिफाई करेगा। तो लंग्स में होता क्या है, CO2 को क्या किया जाता है, आउट किया जाता है, और O2 को क्या किया जाता है, इन किया जाता है। यही प्रोसेस हम लोग को पता है। और यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ध्यान दीजिएगा, वो लंग्स में किसके थ्रू आता है, दैट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, क्योंकि हम लोग आर्टरी का डेफिनेशन ही नहीं सही से पढ़ रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम है।
ये कैसे एक्सचेंज हो रहा है, ये जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं ये डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होते हैं। इसे मैं फिजिकली नहीं, फिजिक्स के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आज कॉन्सेप्ट समझ लें कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, कहाँ पे, हमारे एल्वियोली में। उसके लिए मैं एक एल्वियोली का आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। जरा आप लोग इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं, मैं स्ट्रक्चर एक बनाता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये दिस इज क्या है, ये अभी लोग डिस्कस करेंगे आराम से। मैं एक फिगर बना रहा हूँ, इसे आप लोग गौर फरमाइएगा, ठीक है। ये सपोज करिए ये पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज व्हाट, पल्मोनरी आर्टरी। आराम आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ाना नहीं। अगर स्पीड स्लो लगे तो यूट्यूब पे तो ऑप्शन है ही 1.5x 1.25x करके भी देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर इसे बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। चलिए समझते हैं। ये मैं जो बनाया हूँ ये स्ट्रक्चर, इसे हम लोग बोलते हैं एल्वियोली, दिस इज व्हाट, एल्वियोली, क्लियर है। जरा बात को ध्यान से देखते हैं। पल्मोनरी आर्टरी जो है हमारा, पल्मोनरी आर्टरी आप लोग को पता होगा कैसा ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में मैं जब ध्यान से देखूं तो पल्मोनरी आर्टरी को तो करना चाहिए था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि CO2 का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, बहुत कम होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब एक काम करता हूँ कि यहाँ से नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ये एल्वियोली में क्या आएगा, एल्वियोली में क्या आएगा, तो ध्यान दे तो CO2 का तो अमाउंट कम रहेगा जब हम लोग एटमॉस्फेयर से सांस लिए तो, और ऑक्सीजन का अमाउंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अरे बात समझ में आएगी नहीं, बिल्कुल समझ में आ गई। अब जरा ध्यान देते हैं, यहाँ पे CO2 का अमाउंट क्या है, ज़्यादा, और यहाँ पे CO2 का अमाउंट क्या है, कम। अब एक बात बताइएगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफ्यूजन, जब हम लोग इंसेंस स्टिक जलाते हैं, इंसेंस स्टिक का मतलब होता है अगरबत्ती, जब हम लोग जलाते हैं तो अगरबत्ती को जब हम लोग जलाते हैं तो महक पूरे रूम में फैल जाता है। होता क्या है, क्योंकि डिफ्यूजन में हाइयर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ कहाँ पे चला जाता है, लोअर कंसंट्रेशन पे। परफ्यूम के साथ भी सेम यही केस है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ये CO2 बाहर जाना चाहेगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल जाना चाहेगा, और ये CO2 कहाँ चला गया, बाहर चला गया। और इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पे क्या था, कम था, तो ये ऑक्सीजन अंदर आना चाहेगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल। और इसी प्रकार से डिफ्यूजन प्रोसेस, दिस इज नोन एज व्हाट, डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण ही ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है कहाँ पे, एल्वियोली में, ठीक है। अब ये पल्मोनरी वेन में क्या आएगा, देखो ऑक्सीजन का अमाउंट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन CO2 का अमाउंट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बहुत कम अमाउंट में रहेगा। और ये पल्मोनरी वेन के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में जहाँ पे जाना होगा, हार्ट में जा से चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और यही ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन कर देगा, CO2 वाटर और ATP से हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। अरे क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाना चाहूँ तो ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, ये रहा हमारा एयर, पहले आएगा कहाँ पे, नोज में। देखिए एक डायग्राम बना दे रहे हैं सिंपली समझने के लिए, नोज में आएगा, नोज के बाद फेरिंग्स में, PHARYNX फेरिंग्स लिख लीजिएगा आप। उसके बाद ये चला जाएगा एपिग्लॉटिस में, एपिग्लॉटिस में, क्लियर है। एपिग्लॉटिस के बाद चला जाएगा लैरिंग्स में, बना सकते हैं आप लोग। लैरिंग्स के बाद कहाँ पे जाता है, विंड पाइप में, अरे पढ़ेगी नहीं। विंड पाइप के बाद कहाँ पे जाता है, ब्रोंकी में। ये सब ब्लॉक डायग्राम इसी को कहते हैं। ब्रोंकी के बाद कहाँ जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के बाद कहाँ पे जाएगा, एल्वियोली में। और एल्वियोली में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के बाद पल्मोनरी वेन से ये कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में चला जाएगा। और जाएगा कि नहीं, पल्मोनरी वेन से कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल के बाद, लेफ्ट ऑरिकल में ही बाइक स्पीड बहाल पाए जाते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। और बाइक का स्पीड बहाल के बाद उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ऑर्टा, और ऑर्टा के बाद स्मॉल आर्टरीज, और स्मॉल आर्टरीज के थ्रू ये बॉडी ऑर्गन्स में क्या करेगा, चला जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग कुछ की पॉइंट्स पढ़ते हैं।
हर चैप्टर में ये पूरा क्लियर हो जाएगा। हर चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा सर्कुलेटर सिस्टम तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा वहाँ पे कि कहाँ बाइक स्पीड होता है, कहाँ ट्राई का स्पीड वाल्व होता है, कहाँ पे पेस मेकर पाए जाते हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या होता है, ये सब सब क्लियर हो जाएगा हार्ड चैप्टर में। हार्ड चैप्टर कम से कम 3 से 4 दिन चलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ कुछ की पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो की पॉइंट आर मोर इम्पोर्टेंट देन कॉन्सेप्ट बिकॉज फॉर वन डे एग्जामिनेशन यू रिक्वायर ओनली की पॉइंट। मैं तो ये बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट से ज़्यादा वन डे एग्जामिनेशन में आपको की पॉइंट याद होना चाहिए, क्योंकि की पॉइंट से ही क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली। तो हम लोग की पॉइंट्स लिख लेते हैं, 9 या 10 की पॉइंट्स है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारा चैप्टर जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए तो की पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट्स मैंने टॉपिक दे दिया और की पॉइंट में हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी। की पॉइंट्स में क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। अगर पूछ ले आपसे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है, क्वेश्चन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। याद ही होगा आप लोग को, ये तो पढ़े ही होंगे कि ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन। सिंपल क्या हो गया, लिख दीजिए हीमोग्लोबिन, खत्म, क्लियर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, मोलुस्का भी पढ़ाएंगे आपको, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अभी मोलुस्का एंड आर्थ्रोपोडा में पूछ ले आपसे, ये भी पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी में। आर्थ्रोपोडा में किससे होता है तो आप लोग याद रखिएगा हेमोसाइनिन, हेमोसाइनिन, क्लियर है। ये सब क्लियर कर लेंगे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में, हटाने की बात नहीं है। अब बात आती है कि 1 मिनट में कितना बार आप सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, तो याद रख सकते हैं 1 मिनट में जनरली हम लोग 12 से 16 बार अंदर बाहर हवा को निकाल देते हैं, क्लियर है। उसके बाद आती है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितना है, जिसे हम लोग टाइडल वॉल्यूम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग याद रखते हैं 4.2 को भी, दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम भी बोल देते हैं। समझिएगा ये बातों को, रटना नहीं है, बस समझ लीजिए कि ये डाटा होता है, डाटा अप्रॉक्स में याद कर लीजिए, एग्जाम में ऑप्शन से ऐसे भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये होता है टाइडल वॉल्यूम होता क्या, जरा मैं इसको समझा देता हूँ टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। एक बार आपने सांस अंदर लिया और निकालने में मीन्स द वॉल्यूम ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का मतलब होता है हवा को अंदर लेना, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब, एक्सपायरेशन मतलब बाहर निकलना, एक्सपायरेशन इन नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये नहीं कि दौड़ के हाँफ रहे। जब दौड़ते हैं तो हम लोग ज़्यादा हवा लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो हम आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल कंडीशन, उसी को हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, क्लियर है। और ये अगर इसका लिखना चाहें तो ये अप्रॉक्स जो होता है आप लोग लिख लीजिएगा, ये 500 ml होता है, क्लियर है। अब बात आता है कि रेस्पिरेशन का आपसे फ्यूल पूछ ले क्या होता है, तो ये तो सभी को पता होगा, तो याद ये भी याद रख लेंगे हम लोग, रेस्पिरेशन फ्यूल। रेस्पिरेशन फ्यूल जो होता है ये होता है ग्लूकोज, दिस इज व्हाट, ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद 6 आती है बात कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, तो हम लोग लिखने जा रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा एटीपी को बोला जाता है, एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर है। दिस इज नोन एज व्हाट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि एनर्जी करेंसी किसे बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, एनर्जी करेंसी, क्लियर है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, क्लियर है। 7 पॉइंट पूछता है कि रेस्पिरेशन को नापने के लिए ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, इस रेस्पिरेशन प्रोसेस को मेजरमेंट करना है, इसके लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको मेजर करने के लिए स्पाइरोमीटर का यूज करते हैं, तो याद रखिएगा रेस्पिरेशन प्रोसेस इज मेजर्ड बाय स्पाइरोमीटर,
मीटर इज मेजर्ड बाय व्हाट, स्पायरोमीटर। क्लियर है। अब बात आती है डायफ्राम, जिस पे लंग्स क्या करता है, रेस्ट करता है। आप लोग डायफ्राम क्या होता है, जिस पे लंग्स क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो डायफ्राम के बारे में एक लोग पता ही होगा आप लोग को कि डायफ्राम इज अ मस्कुलर ऑर्गन। याद रखिएगा, एक ऐसा ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्लियर है, ये कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन। क्लियर है। और ये पाया कहाँ पे जाता है, तो बीनीथ बोथ लंग्स। मैंने बताया था ना, कहाँ पे, बीनीथ बोथ लंग्स, बीनीथ व्हाट, बोथ लंग्स। क्लियर है। हाँ, और ये डायफ्राम करता क्या, आपसे पूछ ले तो एक लाइन में मैं बता दे रहा हूँ डायफ्राम का काम क्या है। कंट्रोल्स रेट ऑफ रेस्पिरेशन, लिख सकते हैं, कंट्रोल्स रेट ऑफ रेस्पिरेशन, कंट्रोल रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यही कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है डायफ्राम। और उसी के कारण हम लोग रेट ऑफ रेस्पिरेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक चीज बता देता हूँ, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत को पता नहीं होता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तभी भी बता दे रहा हूँ। सपोज करिए ये डायफ्राम है। क्लियर है, दिस इज व्हाट, अ डायफ्राम। डायफ्राम ही एक रेफरेंस पॉइंट है, जिससे हम लोग बॉडी को दो भाग में बांट देते हैं, एक चेस्ट वाला पोर्शन और एक एब्डोमिनल वाला पोर्शन। तो डायफ्राम के जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग चेस्ट बोलते हैं। दिस इज नोन एज व्हाट, चेस्ट। डायफ्राम के जो ऊपर वाला चीज, ऊपर जो मतलब कि ऊपर वाला पोर्शन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेस्ट। और डायफ्राम के जो नीचे वाला पोर्शन है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल। दिस इज नोन एज व्हाट, एब्डोमिनल। इसे हम लोग एब्डोमिनल बोलते हैं। क्लियर है। अब बात आता है रेस्पिरेशन प्रोसेस, किसी न किसी हमारे ब्रेन पार्ट से कंट्रोल होता होगा, पता है कि नहीं, ब्रेन पार्ट से ही, अरे हर चीज तो ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी ब्रेन पार्ट से ही कंट्रोल होता है। और उस पार्ट को क्या कहते हैं, पता है, तो हम लोग एक पॉइंट, ये जो स्टार पॉइंट लगा करके लिख लीजिएगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस respiration process is controlled by respiration process is controlled by medulla oblongata। नाम लिखिएगा, oblongata medulla oblongata। क्लियर है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ब्रेन वाला चैप्टर शायद मैंने करवा दिया है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ओब्लोंगाटा। आज हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से मेरे साइड से ख़त्म हो गया। पढ़ने को तो बहुत सारे चीज़ है, पढ़ते रहिए, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होता है, मैं भी अभी तक पढ़ता हूँ। पढ़ते रहिए, नॉलेज गेन करिए और हमें भी कुछ बताया करिए। उसके बाद हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा। सिर्फ एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब लोग समझते हैं कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन मतलब सिर्फ किडनी ही होता है, गलत है। और क्या अंतर है ये भी समझेंगे। हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जैसे लीवर है, लंग्स है, किडनी है, स्किन है। क्या एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन के डेफिनेशन को समझेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। उसके बाद हम लोग नेफ्रॉन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ब्लड को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है ये पढ़ेंगे। क्लियर है। उसके बाद यूरेथ्रा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा जो चैप्टर है पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और समाप्त होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, या तो बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो सेल स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं बायोलॉजी सेक्शन पूरा कंप्लीट करवा के आपको दूंगा। और बायोलॉजी के बाद हम लोग मैथ्स का ट्रिक्स पढ़ेंगे। मैथ का ट्रिक पढ़ने के बाद मजा आएगा, मैथ्स का ट्रिक बने रहिए। 1 महीना बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ का ट्रिक, फर्जी वर्जी ट्रिक नहीं, मजा आएगा पढ़ने के बाद। वैदिक मैथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।